एसोसिएशन जम्मू, JNK हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, यंग लॉयर्स एसोसिएशन जम्मू आपसे मुखातिब है। आज आपको ये जहमत देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू पिछले कुछ दिनों से ये वॉच रखे हुए है कि सिविल सोसाइटी में किस तरह का अपसर्ज हो रहा है और क्या कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट कर रही है और पब्लिक का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। मुद्दे तो काफ़ी हैं, बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाजा को लेके, बिकॉज टोल प्लाजा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूंगा अथॉरिटीज को कि सरोवर प्लाजा टोल प्लाजा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज इस पे कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज का इस पे कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है, बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूं कि क्या ये सरोवर टोल प्लाजा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाजा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी पे भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाजा कहां कहां लगना है, कितनी फी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। कितनी फी होनी चाहिए इस पे बाद में आएंगे। क्या टोल प्लाजा सरोवर में लग सकता था कि नहीं लग सकता था एट इट्स इंसेप्शन, इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊं। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स है, इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूं क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाजा ऑन द सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड इन द सेम डायरेक्शन shall not be established within a distance of 60 kilometers। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाजा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई के 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोवर से लेके बन टोल प्लाजा में बाई रोड 60 किलोमीटर नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाजा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी। और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्रॉपर्ली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में हैं, कई 3 महीने निकल गए। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि
जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कानून है जो उनके ऊपर बाइंडिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दी, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा कैसे चल रहा है ये हमारी समझ से बाहर। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक कोई रोल है। सो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को, या कोई इस टोल प्लाजा की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करेगा तो ही वो कोई एक्ट करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ लॉ विच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू देम। सो हमारी नजर में जो हमने जब बैठ के ये प्रोविजन देखे हैं, ये टोल प्लाजा अदरवाइज भी लीगली इंस्टॉल्ड नहीं है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जहां पर फैक्चुअल मैटर भी जोड़ा। फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी जबरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई। टोल प्लाजा किस लिए होता है? टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है, उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता कि सरोर से लखनपुर या कठुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा, वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही है और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंदर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को रिड्रेस कर सकती हैं, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल ये अथॉरिटीज लोगों की सर्विस के लिए, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है इन अथॉरिटीज का। सो अब तक जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी सिविल सोसाइटी सड़कों पे है और बिना मतलब के वो चीज जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वो हो नहीं रही, इसका जवाब भी कोई नहीं आ रहा। सो ये ऑटोक्रेटिक रूल जो हाईवे अथॉरिटी अपने से ही अज्यूम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द सामने आके इस इशू को, जो कि अवॉइडेबल इशू है, अननेसेसरी इशू बन रहा है, नहीं बनने देना चाहिए। और ये टोल प्लाजा जब तक ये सड़क काम ना करे तब तक कम से कम इस टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है जिसके लिए किसी को गिरफ्तारियां देनी पड़े या सड़कों में जाके नारे लगाना पड़े। साथ साथ मैं इसका ये भी बता दूं आपको कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस सिनेरियो में क्या टोल एग्जेम्प्ट करने की पावर है या नहीं है? हमारा रूल बताता है, इसी रूल्स की क्लॉज 3 बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एग्जेम्प्ट एनी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, बाईपास, टनल कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट फ्रॉम लेवी ऑफ सच फी और पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। आपके पास दोनों प्रोविजंस हैं। आप क्यों एक स्टेटमेंट नहीं देके ये सारा सिनेरियो, सारी जितना भी एग्रेशन या जितनी भी ग्रीवेंस है, इसको सेटल करें, बजाय इसके कि लोग सड़कों पे आए। आपको खुद जाना चाहिए लोगों के पास, फिर कहना चाहिए जी हम आपको वो सड़क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे फॉर द टाइम बिंग। जब तक ये रिपेयर नहीं होगी, ये वापस से जब तक हम इसको रवा नहीं करते, तब तक हम ये सस्पेंड रखेंगे। इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है जो हाईवे अथॉरिटी ने करनी। दिस इज अ रूल बाइंडिंग ऑन देम। इसके साथ साथ ये सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी को जब हम जगा रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मस्ट एक्ट ऑन इट। हमारे यहाँ 10 सेकेंड रूल है, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है गाइडलाइंस में। किसी भी टोल प्लाजा पे अगर 10 सेकेंड से ज्यादा, जब से फास्टैग प्रोविजन आ गया और फास्टैग पेनिट्रेशन 99% बता रहे हैं अपने नेशनल डेटाबेस में कि इसकी पेनिट्रेशन 99% है, टोल प्लाजा सारे फास्टैग से कवर्ड हो रहे हैं। जब फास्टैग पेनिट्रेशन है टोल प्लाजा में, 10 सेकेंड से ज्यादा अगर किसी भी व्हीकल को रुकना पड़े या 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन हो, उसको भी टोल प्लाजा एग्जेम्प्टेड है। आप सरोर टोल प्लाजा की बात छोड़िए, जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओमिशंस के ऊपर आ रहे हैं तो आप बन टोल प्लाजा ले लीजिए, 3-3, 4-4 घंटे हमको कई बार वेट करना पड़ता है। जब हमने यहाँ से कहीं उधमपुर कोर्ट या कटरा या रियासी कोर्ट जाना होता है, अनप्रेसिडेंटेड जैम होता है, लोगों को कई बार गाड़ी यू टर्न करके वापस आनी पड़ती है जी, टोल प्लाजा से रास्ता नहीं मिल रहा। और मैंडेट ये है कि अगर टोल प्लाजा है उसके 100 मीटर से पहले एक येलो लाइन खींची जाएगी, और वो 100 मीटर से के बाद अगर किसी को वेट करना पड़े
तो उससे टोल प्लाजा नहीं लिया जाएगा। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, एक क्लियर ओमिशन है ऑन दी पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी बतौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये एक रोल है। सेकेंड, बीइंग लीगली अवेयर सिटीजन, पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ जेके, ये हमारा रोल बनता है कि हम स्ट्रेस करें कि हाईवे अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्ट करे, जल्द से जल्द इसको रिड्रेस करे, बजाय इसके कि इसको आप आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन देने की खुद ही कोई ऐसी ओमिशन करो और बाद में कहो जी देखो ये फलाना ये हो गया और वहां ये हो गया, और फिर आपको कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े जिसका रिएक्शन पब्लिक में भी हो। सो ये था विद रिगार्ड टू टोल प्लाजा। सर आप खुद मैं क्वेश्चंस में लेता हूं आपसे, मैं देखो दूसरा वाला भी कर। सेकेंड बर्निंग इशू which is being raised in civil society, and we see day in day out, we are seeing that there is a public upsurge even against installation of smart meters. Smart meters, I fail to understand how smart they are when the reading they are generating is not corresponding to the actual consumption of the units of electricity. फिर इनको स्मार्ट मीटर्स का क्या नाम दिया गया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। हम लोग आए दिन मीडिया में आप ही के पोर्टल्स के माध्यम से देखते हैं, आप लोग भी 24/7 इस सर्विस में हो कि जहां से भी कोई पब्लिक की ग्रीवेंस आ रही है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, अथॉरिटीज तक पहुंचाया जाए। हम आपके भी थैंकफुल है, यू आर ट्रू वॉचडॉग्स फॉर दी सोसाइटीज राइट्स। अब तक तो हम सुनते ही आए थे कि स्मार्ट मीटर्स पे रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्रोपोर्शनेट हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में। मैं शॉक्ड हूं, हमारे यहाँ फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल है रविंद्र शर्मा जी, सीनियर लॉयर, इनके घर का बिल आज मेरे को उन्होंने बताया है। आई डोंट नो हाउ द अथॉरिटीज वुड जस्टिफाई दिस। इसकी कॉपी भी आपको दे देंगे ताकि आप लोगों के भी रिकॉर्ड में रहे। ये जुलाई 2023 का बिल है। इसके टॉप राइट कॉलम में है यूनिट कंज्यूम्ड। यूनिट कंज्यूम्ड है 208। इसको प्लीज नोट करिएगा, यूनिट कंज्यूम्ड है 208। जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो बताते हैं 34,557, बट जो आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं टोटल अमाउंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो बताते हैं 1,96,328। आप मेरे को बताइए, ये अथॉरिटीज, ये जो हमारी पीडीसी या पीडीडी काम कर रही है, ये इन मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स कहेगी? दे आर डेड मीटर्स। 208 यूनिट में आपने पर यूनिट क्या रेट लगाया? ऑब्वियसली जब इस किस्म के बिल आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जनरल पब्लिक का एक रिजेंटमेंट तो आएगा कि आपने क्या किया है, कि आपने पर यूनिट टैरिफ बढ़ाया है, उस वजह से 208 अगर यूनिट कंज्यूम हुए तो बिल 1,96,000 रुपए आ गया। अगर आपने यूनिट नहीं बढ़ाए, अगर आपने पर यूनिट टैरिफ नहीं बढ़ाया, तो फिर इन यूनिट्स के लिए 34,000 ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग 1,96,000। इसका मतलब है मीटर में कहीं फॉल्ट है। अगर मीटर में फॉल्ट है तो कंज्यूमर क्यों अपनी आवाज ना उठाए? और अगर कंज्यूमर अपनी आवाज उठा रहा है तो फिर अथॉरिटीज का ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका, ये दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितने भी ये इनके जनरेटेड बिल्स हैं, ये अथॉरिटीज बिल, इनको गैदर करे और बताए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। इट मीन्स समथिंग इज फॉल्टी समवेयर। अगर स्मार्ट मीटर के बाद भी इस किस्म का बिल जनरेट होगा तो आई एम श्योर कि आप 2 या 3 या 4 महीने के बाद फिर एक नई टर्मिनोलॉजी देखोगे कि जनाब आप ये फलाने वाले मीटर लगाएंगे। आप लोगों की अगर इफ यू रिकलेक्ट, मैं तो अपने इस 7-8-10 साल में देख चुका हूं, ये 4th लेवल का मीटर आ रहा है। हमारे यहाँ ओरिजिनल मीटर होते थे वो छोटे बॉक्सेस वाले, वो भी देखे हमने, किसी को ग्रीवेंस नहीं देखी, इवन पीडीडी डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस नहीं देखी। पीडीसी आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड जब कोई भी कॉर्पोरेशन आएगी उसका रोल होगा रेवेन्यू जनरेशन का भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बैलेंस करना है बिटवीन द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द रेवेन्यू जनरेशन। उन ट्रेडिशनल मीटर्स के बाद जमाना आ गया डिजिटल मीटर्स का, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी कहा। क्या कहा गया कि ट्रेडिशनल मीटर से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्ट नहीं हो रही, इसलिए ये रिप्लेस किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ जाएंगे।
जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, और इसीलिए आए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर से हम टैरिफ लॉस जो है वो बचा लेंगे, रेवेन्यू जनरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर फेल क्यों हुए, इसकी जिम्मेवारी पीडीटी डिपार्टमेंट की है। अगर उस वक्त की डिपार्टमेंट ने इन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए कंज्यूमर्स को चार्ज किया, मेरे को याद है हम लोगों ने भी पैसे दिए कि आप ये पुराने वाले अपने मीटर उठा लो यार, नए वाले लगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी टैक्स पेयर्स हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का लॉस बचे। बट जब आपने हमको श्योर किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर इसलिए ला रहे हो कि इसमें आपको टैरिफ रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सीपेज जो है, जो थेफ्ट है वो रुक जाएगी, हमने आपका साथ दिया। उसके लिए हमने आपको इन मीटर्स के लिए भी पे किया, ये कंज्यूमर्स ने मीटर्स के लिए पे किया है अपनी पॉकेट से। वो मीटर क्यों फेल हो गए? अगर वो मीटर फेल हुए, इसका मतलब है या तो वो मीटर भी ठीक नहीं थे और कंज्यूमर्स के ऊपर एक एडिशनल आप लोगों ने बर्डन डाला। अगर वो मीटर ठीक थे तो फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। एक के बाद एक अगर मीटर ही लगते जा रहे हैं तो कहीं तो कंज्यूमर्स को ये भी सेटिस्फाई कीजिए कि ये मीटर्स क्यों रिप्लेस किए जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी फॉल्टी थे, बट कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए जिन्होंने उनको सर्टिफाई किया कि यही मीटर ठीक है। आम जनता वहीं चलेगी जहां आप चलाओगे। आम जनता को आप लोगों ने बिलीव कराया, उनको आपने उनमें उनका ट्रस्ट लिया कि अब ये इन मीटर्स के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लोड शेडिंग भी नहीं होगी। लोड शेडिंग कितनी है आप लोगों को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग मोहल्लों से आ रहे हो। एटलीस्ट मेरे और सेक्रेटरी साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब के, वाईएलए प्रेसिडेंट साहब के, वाइस प्रेसिडेंट साहब के, हम सबके घरों में लोड शेडिंग चल रही है, चल रही है। टाइम लगेगा बाबू जी, 10 मिनट आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, 10 मिनट चले। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स भी आपके फ्लॉप हो गए, आपने कहा स्मार्ट मीटर्स आने चाहिए, आप अपडेटेड मशीनरी लाइए, गैजेट्स लाइए, आजकल गैजेट्स का जमाना है, आप लाइए। बट अब जब स्मार्ट मीटर आए हैं, कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगाइए कि स्मार्ट मीटर्स के बाद आप एक कंज्यूमर की ग्रीवेंस टोटली रिड्रेस्ड है और आपका रेवेन्यू टोटली सिक्योर है। स्मार्ट मीटर में अगर इस किस्म का बिल आएगा, 208 यूनिट के लिए आप 1,96,000 रुपया चार्ज करोगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए या वो गलत है, हम इसके साथ नहीं है। अथॉरिटीज मस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स समवेयर कि ये क्यों गलत हो रहा है। क्या ऐसा है कि जो 100 यूनिट आपके पास पीछे से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं, उनमें से 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो फॉल्टी हैं? अगर फॉल्टी है तो फिर वो स्मार्ट नहीं है, अगर स्मार्ट नहीं है तो फिर आपको अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए था, या इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लेते, आप इन लोगों को ऑन बोर्ड लेते कि इस वजह से ये कोई शॉर्ट हो गया है या कोई मीटर ही डिफेक्टिव था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा। फोर्सिबल इंस्टॉलेशन एक पीस लविंग सोसाइटी पे जो कि टैक्स पेयर है, आप सब लोगों को पता है कि जम्मू हैज बीन हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द स्टेट। और अगर हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, हमारे यहां परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर जो बेस है वो बाकी जगहों से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो इनको ऑन बोर्ड लेने में अथॉरिटीज को क्या प्रॉब्लम? इट बिकम्स देयर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपके स्टेप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड लेके उनको सेटिस्फाई कीजिए। आप एक के बजाय 2 मीटर लगाइए, बट कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि जिसका बिल 10,000 आ रहा था उसका बिल 1 लाख नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो तो आवाज उठाएगा अपनी, एटलीस्ट उसको रिड्रेस कीजिए। उसमें भी कोई रिड्रेसल नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि सड़कों पे आना, तोड़फोड़ करना, ये सेकेंडरी इशू है। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, governed and guided and protected by the rule position, the laws which are squarely applicable even of the authorities, we want that authorities must act and act in a speedy manner ताकि ये grievances redress हो। हम इन issues पे जम्मू के लोगों के साथ हैं और ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, यंग लॉयर्स एसोसिएशन का यूनानिमस डिसीजन है कि जम्मू के साथ हम खड़े होते आए हैं, जम्मू के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। अब आते हैं एक इशू जो आप लोगों ने उठाया 2-3 महीने पहले।
हमने भी देखा कि डिफरेंट पॉकेट से, डिफरेंट सेगमेंट से उस इशू के बारे में भी बात हुई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि वो इशू भी सबसाइड करता जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का इशू हम लोग क्यों भूल गए? मैं देख रहा हूं लोग टोल प्लाजा की तरफ तो जा रहे। प्रॉपर्टी टैक्स की इंप्लीमेंटेशन तो हो गई 2 महीने पहले। August is the last date, 31st August is the date when the installment will be due of property tax. इस बारे में अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, आपको याद होगा हमने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे पास एक डेलीगेट आया था, डेलीगेशन कंप्राइजिंग ऑफ डीसी मैम जम्मू, म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू, जिनको ये सेंसिटाइजेशन का इन्होंने कोई अथॉरिटी डेलीगेट की होगी कि आप बार के साथ भी बात कीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स में क्या लेना देना। हमने इनके साथ 2-3-4 इश्यूज डिस्कस किए थे। ऑनरेबल एलजी साहब के साथ भी हमने मुलाकात की, उनसे भी हमने वो डिस्कस किया था। और हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमको कहा गया था कि आपके ये जो 2-3 इश्यूज है इनको हम कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आए। इस पे एक्सरसाइज हुई भी, हमसे भी इनपुट लिए गए, हमने इनपुट जनरेट करके दिए कि इन इश्यूज पे अभी भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है प्रॉपर्टी टैक्स पे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, देखिए हमने उस दिन क्या इश्यू उठाया था, आपको याद होगा प्रॉपर्टी टैक्स पे 1000 स्क्वायर फीट जो है वो एग्जेम्प्टेड था। हमने ये इशू रेज किया था उस विजिटिंग डेलीगेशन के साथ कि मान लीजिए एक बिलो पॉवर्टी फैमिली है, उसके बाद 800 स्क्वायर फीट जगह, वो एग्जेम्प्टेड है। बट जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है बच्चों ने पढ़ना है, ऊपर छत के ऊपर एक 250-300 स्क्वायर फुट का छोटा सा कमरा उनके लिए बना दे। 800 और 300 स्क्वायर फीट हो गया 1100 स्क्वायर फीट। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट को एग्जेम्पशन दिया है, ये बिलो पॉवर्टी फैमिली जिसके पास फ्लोर एक्चुअली 700 है, वो दोनों फ्लोर मिला के जो इनकी कैलकुलेशन थी वो उस एग्जेम्पशन से बाहर है। सो एक 700 फ्लोर एरिया, स्क्वायर फुट फ्लोर एरिया वाले को उस एग्जेम्पशन से बाहर रखा गया, जो अगर छत पे 200 या 300 स्क्वायर फुट का अपने बच्चों के लिए भी कमरा बनाए। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको भी रिकंसिडर कीजिए। जो फ्लोर एरिया आपने एग्जेम्प्ट किया है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस कीजिए। 1000 स्क्वायर फीट आज की तारीख में बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बढ़ाइए, 1200-1500 स्क्वायर फीट रखिए। ये भी सजेशन दी थी। साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आप सारी बिल्डिंग्स को इस प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में कंसिडर कीजिए कि मत रखें। मसलन जैसे कोई ऑर्फनेज है, नारी निकेतन है, उनको भी आप अगर एक ही स्वीप में प्रॉपर्टी टैक्स में डाल देंगे, जस्टिफाइड नहीं है। हम मशकूर हैं अथॉरिटीज के, एलजी साहब के, कि उन्होंने हमारी ये डिमांड नोट की थी और इंस्ट्रक्शंस भी इशू की थी कि इन पे भी नजरसानी की जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल एलजी साहब से भी, कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का बेस थोड़ा बढ़ाया जाए। ये एग्जेम्पशन 1000 से अगर आप 1500 स्क्वायर फीट ले जाए तो एक वाइडर सेक्शन जो प्रॉपर्टी टैक्स का बर्डन नहीं उठा सकती है, उसको रिलीफ मिल सकेगा। जम्मू कोई एलिटिस्ट रिच क्लास सोसाइटी नहीं है, यहां लोग हैंड टू माउथ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस किस्म का अगर रिलीफ उनको मिले, साथ साथ अगर आपका टैक्स जनरेशन भी लॉस में नहीं जा रहा है, तो कोई एक वाया मीडिया निकाल के हमारी इस गुजारिश पे भी गौर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को याद हो, एक प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया में अथॉरिटीज की तरफ से, जिसमें डिफरेंट एरियाज के पर स्क्वायर फीट या उन्होंने 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब्स रखी और बताया कि ये फला एरिया में इतना टैक्स होगा। जब मैंने और हमारे साथियों ने ये पढ़ा, इसके लास्ट में इन्होंने कैलकुलेशन का मोड बताया। इस कैलकुलेशन में इन्होंने कहा है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वुड बी 5% ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। सो ये टीएवी एक टर्म बनाई उन्होंने, आप घर में कैलकुलेट कर लो और 5% का आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अब ये टीएवी क्या है, देखिए टीएवी है, दिस इज इक्वल टू एमटीएफ इंटू एलवीएफ इंटू एआरएफ मल्टीप्लाइड बाई एफएफ मल्टीप्लाइड बाई यूटीएफ मल्टीप्लाइड बाई सीटीएफ मल्टीप्लाइड बाई एजीएफ मल्टीप्लाइड बाई एसएफ मल्टीप्लाइड बाई ओएसएफ। ये कौन कैलकुलेट करेगा? आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो का सोल्यूशन दे रहे हो कैलकुलेशन, या आप कोई ऐसी रिडल डाल रहे हो कि लोग इसी की कैलकुलेशन में रखे रहे हैं?
आप इसको फॉर गॉड सेक सिंप्लीफाई कीजिए। हमको भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, और आप डेडलाइन भी डाल रहे हो। सो प्लीज एक्सटेंड दिस डेडलाइन, हैव अ रीलुक एट दिस कैलकुलेशन फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। और ये अपना जो आपका जो बेस एग्जाम्पशन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर फीट है, इसको बढ़ाइए। कुछ एक हमारे यहाँ, हमारे कुछ एक दोस्तों की, हालांकि ये चैम्बर्स वालों को भी रेज करना चाहिए था, कुछ एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई कि कुछ एक दुकानें जो है वो बहुत छोटी हैं, 100-150 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। अगर आप उनको, किराना स्टोर्स हैं, घर के बाहर ही किसी ने खोल ली है, ओल्ड एज में कोई अपनी सस्टेनेंस के लिए, जिनके बच्चे बाहर हैं, नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, उन बुजुर्गों ने कहीं कोई किराना स्टोर खोल लिया, आप उनको क्यों एग्जेम्प्ट नहीं करते? आप क्यों एक बेस मिनिमम स्क्वायर फुट एरिया उन दुकानदारों के लिए भी रखते हैं, जिनको आप उस लिमिट या स्लैब के अंदर एग्जेम्प्ट कीजिए प्रॉपर्टी टैक्स 100-150 स्क्वायर फीट का, और एक सिंप्लीफाइड फार्मूला बताइए ताकि ये समझ आ सके कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन आखिर भला क्या है। ये हमारी समझ से तो बाहर है। हमको भी इसके लिए शायद क्लासेस लेनी पड़ेंगी डिपार्टमेंट से कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो इन 3 मुद्दों पे हमने आपको I'll take all your questions। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात की कि ये जो टोल प्लाजा बना हुआ है, जी। ये इन्हीं के लॉज के मुताबिक जी। पूरा सर नहीं बैठा। जी। तो क्या बार इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कोई लीगल नोटिस के जरिए हाईकोर्ट तक लेकर जाना चाहेगी? और पिछले 3-4 साल से लगातार ये चल रहा है, क्या लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अथॉरिटी वो पैसा वापस देगी? देखिए, लीगल नोटिस देना, हम लोग तो खुश रहेंगे इसमें। हमारे पास क्लाइंट आए, कोई कहे जी हमने केस करना है, लीगल नोटिस देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्ट्रेस एरिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है नेशनल हाईवेज को लेके, इंक्लूडिंग टोल प्लाजा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ना तो करे, देखिए हाँ या ना तो करे। हम लोग यही वेट कर रहे थे इन 5-7 दिनों में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या रिएक्ट कर रही है, इसका क्या रिस्पांस आ रहा है। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने एक्ट और रूल्स को नहीं मानना चाहती? अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये आज स्टैंड ले लेती है कि हम अपने रूल्स को नहीं मानते, लीगली जो पॉसिबल होगा हम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है जी। आपने बहुत डिटेल में, आप सबने डिटेल जी। आपने बहुत डिटेल में ये बताया, समझाया कि पहले आपने बात की सरोवर टोल प्लाजा की, उसके बाद जी। आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की। ये तो बार एसोसिएशन ये साफ समझता है कि ये लोगों के हितों के खिलाफ है, उनके साथ एक तरह से इंजस्टिस हो रहा है। आपने कहा जैसे 150 फुट की एक दुकान खोली है, या ये तमाम इश्यूज है। सब 3 इश्यूज आपने कहा कि बर्निंग इशू है। एज ए रिस्पॉन्सिबल जो आपका एसोसिएशन है, और जम्मू के लोगों को हमेशा से उम्मीद रहती है, अब जो युवा राजपूत सभा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सब ये सब मांग उठा रहे हैं कि एक जम्मू बंद की कॉल दी जाए, ताकि एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि जम्मू के लोग इन मुद्दों पे एक हैं। तो बार एसोसिएशन क्या उसको समर्थन करेगी, या इस तरह का आह्वान करती है कि इकट्ठे हो जाओ? सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को इकट्ठे करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। बट जब कोई एजेंडा टेकअप किया जाए, उस एजेंडे को रैशनलाइज तरीके से टेकअप करके, उसका प्लस माइनस डिस्कस करके, लोगों को यह समझाना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, बाकी नुमाइंदों की भी बनती है कि यहां पर ये ग्रे एरिया है, या यहां ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो इसको एजिटेट किया जाए। एजिटेशन के दोनों मोड हैं, पीसफुल भी है और एग्रेसिव भी है। एग्रेशन बार एसोसिएशन का कभी मोड नहीं रहा। हम लोग ये चाहते हैं कि अथॉरिटीज एक्ट करें और इसको रिड्रेस करें ऑन देयर ओन, उनकी ड्यूटी है। रही बात जम्मू का या जम्मू की पब्लिक का बार एसोसिएशन की तरफ देखना, मैंने स्टार्ट में आपको कहा, कोई ऐसा मुद्दा जम्मू की पब्लिक का आज तक नहीं रहा जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वो कॉज उठाया ना हो और उसको सेटिस्फैक्टरली कंक्लूड ना करवाया हो। इसलिए मैंने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी पहली कड़ी है कि हम अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट स्ट्रेसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट टेक इट टू बी अ काइंड रिक्वेस्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आई एम यूजिंग द वर्ड, मस्ट एक्ट in terms of the rules and see to it that people of Jammu do not feel cheated, do not feel threatened, do not feel oppressed.
ऑपरेशन किस लिए? जब वो दे रहे थे टैक्स तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। बट आप कम से कम इनका जवाब तो दीजिए। आपके पास सोशल मीडिया आउटरीच है, एक सर्कुलर इशू कर दीजिए कि हाँ हम नहीं सड़क दे पा रहे हैं, जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक आप मत दीजिए। और साथ साथ इसका भी जवाब दे दीजिए कि अगर आपके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं लगाएंगे, तो फिर आज 1.5 साल होने को आया, इस टोल प्लाजा पे हाईवे अथॉरिटी ने मिनिस्टर साहब की उस स्पीच के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया? आपने कहा अगर ये इलेक्शन जो है 2 दिनों में मसला हल नहीं होता है तो क्या लीगली आप इस पे कुछ स्टेप लेंगे या फर्दर क्या करेंगे? सर देखिए, मेरे को नहीं पता ये 2 मिनट का अल्टीमेटम किसने दिया सर 2 दिन का, क्योंकि या 2 दिन का अल्टीमेटम किसने दिया? उन्होंने कहा कि 2 दिन का। ग्रीवेंस प्रोजेक्ट करना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अथॉरिटीज इंक्लूडिंग हाईवे अथॉरिटी, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारी इस रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली कंसिडर करेगी और जल्द कोई डिसीजन होगा। अगर हमारी इस रिक्वेस्ट का भी कोई असर ना हो और जिसमें हमने इन्हीं के प्रोविजंस को कोट किया, हमने अपने से कोई चीज बना के नहीं पेश की, अगर नहीं होगा तो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हम आपको फिर से जहमत देंगे। बट अल्टीमेटम एज ऑफ नो आई एम नॉट गिविंग। लेट अस सी 2 days, 3 days, 4 days. Let us see National Highway Authority reacts in what manner to this press conference and the request that we are making here from this forum. सर आपने रिएक्शन की बात की सर, इस समय टोल जो है वो पुलिस की मदद से सेंटर